हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि आदेश यादव में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके सामने आज उनको लेकर आए हैं जो गवर्नमेंट जॉब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है इनका। और यहाँ तक यूपीएसआई में हमारे साथी उनका भी सिलेक्शन हुआ है और हमारे आज साथी हैं और उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे, बात कराएंगे कि कैसे उनका यहाँ तक का सफर रहा, कैसे उन्होंने यहाँ तक अपना स्टेशनरी उनकी यहाँ तक पहुँचने की और किस तरीके से उन्होंने अपना जो है संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। तो अपने लाइफ के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताएंगे, आपको टिप्स देंगे। और चलिए उनसे बात करते हैं। इनका नाम विमल कुमार हमारे साथ ही पढ़े हैं, हमारे साथ ही जो है तैयारी की इन्होंने। आज आपके साथ हमारे साथ बैठे हैं आपसे बात करने के लिए और आपकी कुछ अगर क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना, उनका जवाब हम जरूर देंगे आगे। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे क्या। तो विमल भाई, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, बताइए अपने बारे में कुछ। नमस्कार मित्रों, मैं विमल कुमार उत्तर प्रदेश का मैनपुरी ज़िले का निवासी हूँ और मेरा यूपीएसआई 2021 में सब इंस्पेक्टर पद पे मैं सिलेक्ट हूँ। दोस्तों, उन्होंने बताया जैसे कि 2021 की भर्ती जो है यूपीएसआई की, उसमें इनका सिलेक्शन का हुआ है और हमारे साथ ही हुआ है, जो जिस हमारा भी हुआ है, इनका भी हुआ और भी हमारे दोस्तों का हुआ है। लेकिन इनको यही क्यों स्पेशल है, इनके साथ ही हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, इनको क्यों लेकर आए आपके सामने। कुछ तो स्पेशल होगा, कुछ तो आपके लिए स्पेशल होगा जो आपको आपके सामने इनको लेकर के आए हैं हम। तो वही स्पेशल क्या है, उसी को जानते हैं इनसे और उनसे बात करते हैं। तो विमल, जैसा कि हमें पता है और सबको पता है, हालांकि सबको पता अब तो खैर कि आपके जो है चार आपके पास गवर्नमेंट जॉब है इस वक्त, आपके हाथ में चार गवर्नमेंट जॉब है और शायद पांचवी भी जो जॉब है वो भी उसमें हो जाएगा, मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें भी आपके नंबर सही है। लेखपाल का है, सही है ना? तो लेखपाल में भी आपके नंबर सही है, मुझे उम्मीद है कि आपका उसमें भी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो 4 ही आपके पास जॉब है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जॉब अभी आपके हाथ में है, वो बताइए हमारे दोस्तों को। और मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पे हुआ। उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो एनटीपीसी की भर्ती निकली थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्शन हुआ। ग्रुप डी में भी मेरा चयन हो गया, लेकिन मैं उसका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है मैं छोड़ दूंगा, जिससे कि मेरे स्थान पे किसी और बच्चे का चयन हो सके। ये बहुत अच्छी बात, सही है। और अभी लेखपाल का भी एग्जाम दिया था जो अपना UPSSC का रहता है, तो उसमें भी मेरे 82.5 नंबर है, तो उसमें भी संभवतः चयन हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और कि बताया विमल भाई ने कि किस किस जॉब में उनका हुआ है आपके सामने। और चलिए हमसे और आगे कुछ पूछते हैं कि क्या कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे यहाँ तक क्या क्या उनका शेड्यूल रहा था, कैसे क्या उनका क्या आगे पूछते हैं। हाँ, तो विमल भाई बताइए कि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब से स्टार्ट की थी? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैंने 2019 से स्टार्ट की और 19 से पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की। तो 19 से मतलब 19, तो इसका मतलब 22 3 साल हो गए ना? तो उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले कहाँ थे, क्या करते थे? उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, मैंने पॉलिटेक्निक किया था, उसके माध्यम से मैं एक अच्छी कंपनी थी उसमें मैं जॉब करता था। फिर 3 साल बाद जॉब कहाँ पे करते थे आप? जॉब मैं दिल्ली में करता था, दिल्ली में करता था। तो आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती होगी? सैलरी मुझे ठीक मिल रही थी। जो भी ग्रुप सी में क्लरिकल टाइप की पोस्ट होती है उतनी मुझे सैलरी मिल रही थी। अच्छा। तो फिर आपने मतलब आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ कब से, मतलब क्या सोच के आए, मतलब आपने दिमाग में क्या आया कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, बस यही तैयारी करनी है, इसी में आना है? प्राइवेट कैसे, मतलब ये क्या है दिमाग में? प्राइवेट जॉब में मतलब कुछ करना चाहते थे, जैसे मतलब लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे और जो एक सर्विस करनी चाहिए वो सर्विस प्राइवेट में नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मेरा थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान आया और कुछ गांव में मैं जिस ग्रामीण परिवेश में रहा, जहाँ पला बड़ा, वहाँ पे लोगों की मानसिकता ये है कि गवर्नमेंट जॉब तो हमारे गांव में तो नहीं लग सकती किसी की। सही कह रहे हो आप भाई, ऐसे हमारे गांव में लगभग 50-60 साल हो गए जब से कोई भी ऐसा लड़का नहीं निकला या कोई लड़की ऐसी नहीं हुई जो कहीं पे चयनित हो पाती।
तो लोगों की वो मानसिकता मुझे तोड़ रही थी कि अगर मैं करूंगा तो जो और जनरेशन आ रही है तो उनको थोड़ी सीख मिलेगी, उनको थोड़ी सीख मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो कुछ मोटिवेट होंगे मुझे देख के, हाँ, जब उन्हें लगेगा कि जब मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं, है ना। वैसे तो सारे लोग उसी मानसिकता में दबे हुए हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे। अभी मेरे बाबा ही थे पहले सरकारी नौकरी में, उसके बाद से कोई हुआ ही नहीं, फिर मैं हुआ इकलौता। अभी पूरे गांव में मैं ही सर्विस में हूँ और कोई ऐसा नहीं है जो। और आपने अपने गांव में एक मिसाल जो है कायम की है कि हाँ अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जी। तो इससे आगे आने वाली जो पीढ़ी होंगी आपको देख के एक्सपायर होंगी और उनसे जो है कुछ आपसे कुछ सीखने को मिलेगा उनसे उनको, और वो जरूर आगे अपना जो है बिल्कुल गवर्नमेंट तक अग्रसर होंगे वो। बिल्कुल। तो चलिए, तो आपसे तो आपने फिर ये बताइए कि आपने किस माध्यम से तैयारी की थी? आपने ऑफलाइन की थी या ऑनलाइन की थी? तैयारी जब स्टार्ट की तो तैयारी करने का कोई अनुभव नहीं था, बिल्कुल जीरो थे। जब पढ़ाई कंटिन्यू रहती है तो पढ़ाई के उससे हम जुड़े रहते हैं तो पढ़ाई जल्दी समझ में आती है। मेरा 3 साल का गैप था, बिल्कुल कुछ मतलब काफी थोड़ी चीजें बिल्कुल मतलब जीरो हो गया था। थोड़ी से भूल जाते हैं, उतनी पढ़ाई से टच में नहीं थे। उसके बाद फिर तैयारी में आए तो फिर धीरे धीरे हमने सीखा। कोचिंग भी मैंने ज्वाइन की तो कोचिंग से कुछ हमने सीखा। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी या ऑनलाइन की थी? ऑफलाइन पहले ज्वाइन की थी। ऑफलाइन कहाँ पे? ऑफलाइन लखनऊ में मैंने ज्वाइन की, तो अच्छा। वहाँ पे हम पढ़े, वहाँ तो कुछ हमने कोचिंग से सीखा। कोचिंग सीखने की मुझे ललक थी शुरू से ही, तो मैं हर चीज को जल्दी सीख लेता था। पहले भी मैं अपने कई सारे मैंने पढ़ाई की तो उसमें मैं बैच में हमेशा लगभग टॉपर रहा। एक आधी बैच में मैं मेरे मिस हुआ, वरना सारे बैच में मैं हमेशा टॉप ही करता रहा। तो उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि आपका जो बेस था वो हाँ, बेस तो मेरा मजबूत था। आपका बेस मेरा मजबूत था, आपका बेस मजबूत था, तो इसीलिए आप जो है अच्छी आपकी तैयारी रही होगी। तो फिर तैयारी जब स्टार्ट की तो मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं टीचरों से भी पूछता था और जो हमारे सीनियर्स थे जो मतलब पहले से तैयारी कर रहे थे उनसे भी मैं पूछता था। तो फिर मैंने मेहनत की, यूट्यूब से पढ़े, यूट्यूब से भी पढ़े, ऑफलाइन भी पढ़े और खुद भी पढ़े, तीनों से मिलके पढ़े। खुद से नहीं पढ़ोगे यूट्यूब कम से कम 6 महीने से 1 साल के अंतर्गत ये कंडीशन आ गई थी कि मैं जिनसे पूछता था फिर वो मुझसे पूछने लग गए। और मेरे रिजल्ट्स 1 साल में आने लग गए थे। 1 साल में मेरे काफी सारे क्लियर होने लगे। बाकी एक जॉब पाने के लिए कई सारे स्टेप होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है और प्रोसेस गवर्नमेंट की थोड़ी स्लो होती है तो टाइम लग जाता जॉब लेने में। तो ऐसे ही था, तैयारी की, यूट्यूब से भी पढ़े। तो ये बताइए, आपने जो तैयारी की है ऑनलाइन की है, तो ऑनलाइन आपने किस चैनल से की थी? ऑनलाइन सबसे पहले तो अपना सबसे पुराना चैनल चलता था वाईफाई स्टडी, उससे मैंने काफी चीजें क्लियर की, ठीक है ना। और विवेक सर का जो एग्जामपुर चैनल है उससे भी पढ़े। रोजगार विद अंकित वाटी का जो है सर का चैनल है, अंकित वाटी का, अच्छा वो तो रोजगार तंत्र, उनसे हम भी पढ़े हैं, वो हमारे भी सर फेवरेट सर रहे हैं, उनसे हम भी पढ़े हैं। खैर अच्छा, अच्छी फैकल्टी है वो, अच्छे सर हैं। तो आपने जो है ऑनलाइन किसका बैच परचेज किया था आपने ऑनलाइन में? परचेज तो हमने बैच तो किसी का परचेज नहीं किया, बाकी उनके यूट्यूब चैनल से थोड़ी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होते थे उनको मैंने क्लियर किया। और बैच अगर खरीदने की बात आए तो मैंने सिर्फ मैथ का बैच लिया था, वो भी राकेश यादव सर का। अच्छा, तो उनसे मैंने पढ़ाई की। तो बाकी सेल्फ स्टडी मेरी सबसे ज्यादा थी, जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ वो सेल्फ स्टडी ही। देखो दोस्तों, सेल्फ स्टडी ही आपको जो है आगे लेके आती है। आप भले ही कितनी यूट्यूब से पढ़ लो, जनरल पढ़ते रहो, जब तक आप स्वयं अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, स्वयं नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं हो पाएगा। हम बता रहे हैं आपको, और सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है, सेल्फ स्टडी बेस्ट है। हाँ, आप कोई बैच कोई सर से जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। और ये इस लाइन में गवर्नमेंट जॉब में जब कोई तैयारी करता है तो आप जो भी सक्सेस हुए हैं, जिनकी भी जॉब लगी, आप उनसे पूछेंगे तो यही कहेंगे सभी लोग कि सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी ही एक बेस्ट वो होता है तरीका। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आप तो जॉब नहीं पा पाओगे आप। ये मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने अनुभव किया स्वयं से भी, और भी दोस्तों से पूछा है तो वो उनका भी यही अनुभव है। तो विमल भाई बताइए, आपने मॉक टेस्ट जो है लगाते तो होंगे, मॉक टेस्ट में आपको कितना फायदा मिलता था? मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। कम से कम अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगा के जाओ, और आपकी रैंक 500 के अंदर अगर आ रही है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। और कम से कम जिसमें 500 आपकी रैंक आ रही है उसमें कम से कम 20 से 25 हजार बच्चों ने टेस्ट दिया हो।
देख रहे हो आप दोस्तों, देखो आप, इतना तो बहुत जरूरी है। जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो कम से कम 40,000 50,000 बच्चे मॉक टेस्ट देते थे। मेरी रैंक आती थी कहीं 100, कहीं 150, कहीं 64, कई बार तो 5, कई बार 3, 8, 10, 14 ऐसी रैंक कई बार मैंने मॉक टेस्ट में हासिल की। तो देखो, कई बार, और बहुत सारे मॉक टेस्ट में, अलग अलग भिन्न भिन्न परीक्षाओं के भिन्न भिन्न मॉक टेस्ट में, भिन्न भिन्न ऐप के भी मॉक टेस्ट में मैंने ऐसी रैंक पाई है। तो दोस्तों देख रहे हो आप, मॉक टेस्ट देना कितना जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपके अनुभव आता है और आपको पता चलता है कि हमारा लेवल कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सुधार सकते हैं। अभी ये पता पड़ता है कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक है, हमें किस सेक्शन पे काम करना है, किस पे हमें ज्यादा काम करना है, किस पे कम काम करना है, क्या हमारी चीज मजबूत है, क्या हमारी कमजोर है। ये मॉक टेस्ट इसलिए होते हैं, ना कि इसलिए कि हाँ नहीं मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो बस यही आ जाएगा एग्जाम, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट इसलिए होते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल पे है, हम क्या टाइम मैनेज करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हम ये नहीं कहते हैं यूपीएसआई की, पुलिस की भी कर रहे हो, एसएसजीडी कर रहे हो, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल, ठीक है, बहुत सी जॉब है, बहुत सी जॉब, रेलवे, बहुत सी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी हैं और आने वाली भी हैं और अभी चल भी रही हैं प्रेजेंट टाइम में भी। तो आप किसी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप जो है मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, लेकिन तभी लगाइए जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है ना। सिलेबस पहले नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस जब तक कंप्लीट ना हो पाए, आप जब तक आप पूरा सिलेबस पढ़ ना लो, उससे पहले आप मॉक टेस्ट मत लगाना। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपने तैयारी अपने पहले से पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया है, तो आप मॉक टेस्ट लगाने बैठ गए, तो आपका स्कोर कम स्कोर आएगा आपका, तो आप अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करोगे कि यार मैं कहाँ हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो इसलिए पहले मॉक टेस्ट मत लगाओ, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे किसी की भी तैयारी आप कर रहे हो, पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आइए, है ना भाई? ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, अगर जैसे मॉक टेस्ट आप पहले तो आपको सिलेबस पे कमांड बढ़िया करनी है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके पूरे सिलेबस पे आपको बढ़िया कमांड होनी चाहिए एक टॉपिक पे। फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, फिर एनालिसिस करना है कि हमारा कहाँ पे कम जा रहा है, स्कोर किस सेक्शन में कम जा रहा है, और किस चैप्टर के, जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो किस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से हमेशा गलत हो जाते हैं, तो उस पर मैक्सिमम फोकस करना है और वो चीज इंप्रूव कर रही है, आपका स्कोर अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप मॉक टेस्ट को, मतलब अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो और मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट सभी होते हैं कम नंबर देख के, लेकिन डिमोटिवेट होना नहीं है। अगर आप डिमोटिवेट हो गए और 10 मॉक टेस्ट लगाए, सब में स्कोर कम आ रहा तो सोचोगे मुझसे तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ये नहीं सोच रहा है। अगर आप सोचोगे, हमारे क्या ज्यादा आते हैं नंबर, हमारे को 40-50 नंबर पहले आते थे 100 में से, 80 तक पहुंच गए, 82-85 तक नंबर लेके आए कंपटीशन में। बहुत सारे तो ऐसे सेक्शन दिए हैं कि बिल्कुल 100-25 में, हिंदी में 25 के 25 सही आ रहे हैं, रीजनिंग में 25 के 25 सही आ रहे हैं, मैथ में 25 में 24, किसी में 25 के 25 सही हो गए। अभी लेखपाल का देखा है उसमें सारे के सारे ही सही है। तो देखिए तो दोस्तों, आप ऐसे ही होता है, मतलब पहले तो कम सबका ही जाता है, हमारी भी यही कंडीशन थी, 0 से स्टार्ट करते हैं सभी लोग। आप लोग भी करोगे, बहुत बढ़िया करोगे, लेकिन आपको लगन चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपको अगर लाखों लोगों से, अगर भीड़ से आगे निकलना है तो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना ही पड़ेगा। पढ़ते सारे बच्चे हैं, लेकिन आपको उनसे ज्यादा पढ़ना है, तभी तो आप उनसे आगे निकल पाओगे ना। सारे बच्चे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 8 घंटे पढ़ो, मन से पढ़ो, कैसे नहीं आगे निकलोगे? बिल्कुल निकलोगे, डेफिनेटली। हाँ, तो विमल भाई, जैसा कि आपने सुना विमल भाई कि आपको पढ़ना होगा। अगर आपको अन्य बच्चों से और जो बच्चे कंपटीशन में हैं उनसे आपको आगे निकलना है, तो उनसे आपको हटके कुछ करना पड़ेगा। जैसा बताया, अगर वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 6, 7, 8 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? यही वो बता रहे हैं कि अगर आपको उनसे अलग हटके कुछ करना है तो, क्योंकि कंपटीशन में बहुत से आज की डेट में आप देख रहे हो कंपटीशन कितना आगे निकल चुका है, कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कितने बच्चे तैयारी अभी करने वाले, मतलब कर रहे हैं। तो वो हर किसी की प्रायोरिटी यही है कि गवर्नमेंट जॉब, सब लोग ये चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सब लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत सी कोचिंग है, बहुत सी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं हो जाता है। किनका होता है? वही कुछ लोगों का हो पाता है। यही दोस्तों ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से आप ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल से आप बस तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना 100% दीजिए, बस 100%। आप अपना 100% ईमानदारी साथ देंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, और बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या आगे के इनका क्या प्लान है, क्या मतलब आगे क्या इनकी स्ट्रेटजी है। हाँ तो विमल भाई, अभी
आगे तो अभी जल्दी ट्रेनिंग प्रस्तावित है हम लोगों की, तो अभी ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद मेरा फिर से विचार है कि मैं और आगे जो पीसीएस की तैयारी में करने की सोच रहा हूँ। बाकी जॉब के साथ कितना संभव हो पाता है तो जॉब करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अभी ठीक है, आपका अभी उद्देश्य तो है आगे और बढ़ने का, आगे और अच्छा करने का उद्देश्य है। आप देखते हैं, आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक अभी से विमल भाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने जो जैसा कि विमल भाई से, तो ये है हमारे साथी जो है सिलेक्शन हुआ है। हम लोग दोनों लोग मैनपुरी से ही हैं और यहीं से हम लोग जो है तैयारी करते हैं। और हाँ, तो विमल भाई ये बताइए आप जो आपका यूपीएसआई में कितने क्वेश्चन सही थे आपके? मेरे यूपीएसआई में 160 में से 130 क्वेश्चन ठीक थे। हाँ। तो ये बताइए विमल भाई, आप जो पढ़ाई तैयारी करते करते मतलब तैयारी करने के टाइम पे आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? आप अपने आप को कैसे जो है मोटिवेट सबसे पहले तो मैं जॉब छोड़ के आया था तो थोड़ा उसका भी दुख था कि पहले मैं कमा रहा था, अब मैं खर्च कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को फिर से जॉब में जाना था बहुत जल्दी से। तो एक तो वो था, वहां से मुझे मोटिवेशन मिलता था। और फिर जब मैंने जॉब छोड़ी तो कई सारे लोगों ने बोला कि अरे ये तो बेवकूफ है, कुछ नहीं हो पाएगा, ये है वो है। तो उन जैसा कि बहुत से लोग बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे कि मतलब जैसे मैं तो जॉब छोड़ के आया तो मुझे तो कुछ ज्यादा ही झेलना पड़ा। वैसे नॉर्मल भी जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको झेलनी पड़ती है ये बात कि देखो 2 साल से 3 साल से वहां रह रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा इनका, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो जो जब लोग ऐसे बोलते हैं ना तो मैं उससे हताहत नहीं होता था, डिमोटिवेट नहीं होता था, मुझे उससे मोटिवेशन ही मिलती थी। तो मतलब वही है ना कि जब लोग कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, वही तो करने में मजा आता है कि वही करने में तो मजा आता है। तो वो चीज मुझे करनी थी और मैंने की और मैंने बहुत सारे सिलेक्शंस लिए। अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया। आज उन लोगों को जवाब मिल भी गया होगा। बिल्कुल, मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, वो लोग खुद ही समझ में आ गया कि मैं क्या था, मैं क्या क्या करना चाह रहा था, मैंने क्या कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने मिलाया आपको अपने विमल भाई से और उनसे बात कराई आपकी और देखा आपने, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी साथी, जो भी मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जो भी क्वेश्चन हो आपके वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर उसको दें, जिससे हम आपको अगले वीडियो में उन क्वेश्चनों का जवाब जरूर देंगे और बहुत जल्द हम अगला वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। जय हिंद साथियों।